हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूनियन बजट और उसके साथ कुछ स्कीम जो यूनियन बजट के साथ लॉन्च होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के हिसाब से हम देखते हैं कि यूनियन बजट 2026-27 क्या कहता है। कि सबसे पहले तो देखेंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने इसको प्रेजेंट किया 2026 1 फरवरी को, है ना। और इसका नेचर याद रखेंगे, नेचर पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेचर है इसका युवा शक्ति ड्रिवन बजट, युवा शक्ति, ठीक है, युवा शक्ति, ठीक है। स्पेशल फैक्ट है, दिस वाज द फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन कर्तव्य भवन। तो जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर पूरी की पूरी पार्लियामेंट और वो सब कुछ नया बन रहा है, तो उसी के अंतर्गत क्या है, कर्तव्य भवन। तो कर्तव्य भवन के अंदर बनने वाला ये पहला बजट है, ठीक है। तो कर्तव्य बजट यानी कि इस बजट के 3 कर्तव्य बताए हैं इन्होंने। तो 3 कर्तव्य याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कर्तव्य, या विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कर्तव्य प्रोवाइडेड अंडर द बजट। तो 3 आपको उसके अंदर दे देंगे, 4 दे देंगे, ऑप्शन देंगे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। या ऐसे भी दे सकते हैं, 4 कर्तव्य दे देंगे, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 3 4 3 4 5, इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन आपको मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। तो इसलिए आपको ये वाला याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कर्तव्य है एक्सिलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या याद रखेंगे, ग्रोथ से, पर पहला क्या है, ग्रोथ, ठीक है। दूसरा क्या है, फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी, तो कैसे याद रखेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग से याद रखेंगे। इसके अंदर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, आयुष योजना जो है सरकार की, टूरिज्म को लेके, गर्ल्स हॉस्टल को लेके, ये सारी योजनाओं को लाया गया, ठीक है। तीसरा है सबका साथ सबका विकास, सरकार का नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेट करके और एसटी को इंटीग्रेट करके यहाँ पर स्कीम्स लाई गई है, जिससे कि सबका साथ सबका विकास हो सके, ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमें याद रखने हैं। एक तो फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट कितना है, 4.3%। सबसे पहले ये जानना जरूरी है फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। फिजिकल डेफिसिट होता है, मान लो जैसे आप लोग भी करते होंगे कि भाई महीने में, इस महीने हमारे पास सैलरी कितनी आएगी, इस महीने हमारी सैलरी कितनी आएगी, मान लो सैलरी आएगी 20,000 रुपए, ठीक है। और एक्सपेंडिचर हमने काउंट कर लिया कि भाई एक्सपेंडिचर कितना है, बच्चे की फीस है, खाना पीना राशन है, घर का किराया है, ये सब मिला के एक्सपेंडिचर आ रहा है हमारा 30,000 रुपए। तो यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, 10,000 रुपए फिजिकल डेफिसिट हो गया, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड खर्चा और एक्सपेक्टेड इनकम को माइनस करके जो खर्चा, मतलब जो हमें बेसिकली जो हमें लोन लेना है, जो हमें उधारी लेनी है, वो कितना है, तो वो है 4.3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 4.3% क्या है, फिजिकल डेफिसिट है, याद रखने की इंपॉर्टेंट है। टोटल एक्सपेंडिचर 53 लाख करोड़ रुपीज हो रहा है इस बार, याद रखना जरूरी नहीं है। टोटल कैपेक्स, ये याद रखना जरूरी है, कैपेक्स इस बार सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए किया जाए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कैपेसिटी बिल्डिंग में है ना, जिससे कि आने वाले समय में फायदा हो। एजुकेशन में है, हालांकि एजुकेशन का बजट इस साल कट किया है, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म में हमको फायदा देता है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया सरकार ने, अपना खर्चा बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से कैपेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, 12 लाख करोड़ तक का हो गया, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखना जरूरी नहीं है। नॉन डेट रिसीट्स याद रखना जरूरी नहीं है। सेंटर्स नेट टैक्स रिसीट 28.7 लाख इस साल टैक्स कलेक्शन हुआ, ऐसा याद रखने के पास, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ग्रॉस मार्केट बोरिंग, ये याद रखेंगे। डेट टू जीडीपी रेशो कितना है, डेट टू जीडीपी रेशो है 55.6%, 55.6%, ठीक है। और सरकार क्या चाहती है, कितना हो जाए, देखो डेट टू जीडीपी टारगेट क्या है हमारा, 50% प्लस माइनस 1, यानी कि 49 से 51% के बीच में रहना चाहिए बाय 2030 31।
2030-31 का जो बजट आएगा उसके अंदर डेट टू जीडीपी रेशो सरकार का टारगेट है कि 49 से 51% के बीच में रहे। ठीक है, याद रहेगा, ये सिंपल है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट की डेफिनेशन हो गई। आरई मतलब रिवाइज्ड एस्टिमेशन, तो 4.3 डेट टू जीडीपी रेशियो अभी हमने देखा, और तो 2025-26 का 4.4। ठीक है, रिवाइज्ड एस्टिमेशन। और इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, तो सरकार का टारगेट है कि फिस्कल डेफिसिट 4 टारगेट था कि 4.5% से नीचे लेके आएंगे 2025-26 के अंदर, और 4.3 रखा है। हालांकि अब देखते हैं कि इसका रिवाइज एस्टिमेशन जो आएगा ना वो रियल फिगर होगी। ये तो एस्टिमेशन, रिवाइज जब आएगा तब हमको रियल फिगर पता चलेगा। ठीक है, डेट कंसोलिडेशन पार्ट क्या है, इस डेट टू जीडीपी रेशो, वही मैंने जो आपको बताया, जो 2030-31 तक क्या टारगेट है कि 50 ± 1% तक हम लोगों को लेके आना है। ठीक है, अभी कितना है 55.6% कंपेयर टू 56.1% इन रिवाइज एस्टिमेशन 2025 का कितना कहता है 56%, तो उससे कम करके हम लोग कितना कर रहे हैं 55.6% तक है। तो डेट्स को कम करना जरूरी है ना, क्योंकि देखो अभी हमने आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो हमको उधार लेना पड़ेगा खर्चा चलाने के लिए घर का। ठीक है, कुछ खर्चे होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार दो तरीके से खर्चा करती है, एक तो हमने देखा कैपेक्स, एक होता है रेवेक्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो सरकार का सतत रोजाना का खर्चा है, जैसे सैलरी देनी है, बिल्स देने हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट पे करना है, अगर कहीं से लोन ले रखा है तो ठीक है उसका इंटरेस्ट जो जाना है, इसके अलावा पेंशन जानी है लोगों की, तो ये सारे तो हमेशा होने वाले खर्चे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से पूरे होते हैं, रिवेन्यू से। तो रिवेन्यू जितना कलेक्ट हुआ और जितना खर्चा हुआ उसके डिफरेंस को बोलेंगे रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट पता चल गया हमको, फिस्कल डेफिसिट पता चल गया हमको, तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब 16 फाइनेंशियल कमीशन का क्या लिखा इसके अंदर, जो 16 फाइनेंशियल कमीशन ने कहा था कि 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन शेयर होना चाहिए। वर्टिकल डिवोल्यूशन शेयर मतलब फाइनेंस कमीशन करता क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग। सुमित जी, फाइनेंस कमीशन का क्या काम है। सुमित सांगवान जी, हाँ जी। सर ज्यादातर तो फिनांस कमीशन जितनी भी फिनांस से संबंधित जो भी बजटरी एलोकेशंस होते हैं, प्रोविजंस या स्कीम्स को लेकर के ज्यादातर उसमें एडवाइस का वो उसका काम होता है। इसमें एडवाइजरी का बजट से पहले या फिर जो भी वित्तीय आयोग जिसका गठन होता है नहीं, वो। इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं है फाइनेंस कमीशन की। जी रितु जी, कुछ बताओगे फाइनेंस कमीशन क्या करता है। देखो स्कीम वगैरह के अंदर ये नहीं बताता कि कितना एलोकेशन होना चाहिए, वो काम करता है, तो वो जो बजट फाइनेंस कमीशन जो है वो नीति आयोग जो है वो करता है काम। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का काम सिर्फ इतना सा है, ये बताता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कितना डिवीजन होगा, किस स्टेट को कितना पैसा देना है। टैक्स जो कलेक्ट हुआ ना सरकार का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस देखो, ठीक है, देखो टैक्स कलेक्ट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो दो तरीके से करती है। एक होता है डिविजिबल पूल, डिविजिबल पूल, एक होता है नॉन डिविजिबल पूल। ठीक है, डिविजिबल पूल में आ जाता है हमारा जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स, ये सब चीजें। नॉन डिविजिबल पूल में आता है सेस, सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज। ठीक है, तो ये सारी चीज, ये डिविजिबल पूल जो है ना, इस डिविजिबल पूल में से ही सरकार क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट को पैसा देगी। आप लोगों ने कई बार ऐसा न्यूज में सुना होगा कि फलानी स्टेट कह रही है कि साहब हमको जो जीएसटी में शेयर मिलना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इशू नहीं किया, तो वो क्या है, वो डिविजिबल पूल है। कौन बताएगा कितना पैसा देना है स्टेट को, कौन बताएगा, तो फाइनेंस कमीशन बताएगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का बाकायदा एक फॉर्मूला है, उसके 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 अंदर क्या चीजें हैं कि स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है,
स्टेट के अंदर फॉरेस्ट एरिया कितना है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो खर्चा ज्यादा होगा, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होगा तो मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होगा, एरिया कितना है, एरिया बड़ा होगा तो खर्चा ज्यादा होगा, है ना। गोवा को और यूपी को बराबर पैसे दे दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो गोवा को मैनेज करने के लिए कम पैसे चाहिए, छोटा सा स्टेट है। सिक्किम को मैनेज करने के लिए विलीज स्टेट है, हालांकि वैसे ज्यादा चाहिए जितना एरिया है उस हिसाब से, लेकिन यूपी के हिसाब से तो बहुत छोटा एरिया है। तो एरिया कितना है, उसका टेरेन कैसा है, उसमें पॉपुलेशन कितनी है, उसमें एजुकेशन कितनी है, उसका जो स्टेट जीडीपी है, स्टेट जीडीपी का शेयर कितना है सेंट्रल जीडीपी के अंदर, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, एसजीडीपी बोलते हैं उसको, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इन सब चीजों पर आधारित होता है कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। ये फॉर्मूला कौन अप्लाई करता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जीएसटी और ये सब, सेस और सरचार्ज क्या होता है, सेस तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए लिया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस, शिक्षा सेस, किसी भी चीज के लिए सेस लिया जा सकता है, उसका खर्चा सिर्फ कहाँ होगा, वहीं पर होगा जहां जिस काम के लिए सरकार ने वो सेस लिया, ठीक है। सरचार्ज क्या होता है, जैसे सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स लगता है कई बार, तो सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स जो लगेगा, वैसे तो इनकम टैक्स डिविजिबल टूल का है, लेकिन सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स जो लगेगा, सरचार्ज ऑन टैक्स जो लग रहा है, टैक्स ऑन टैक्स होता है, सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स ऑन टैक्स जो लग रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने पास रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अब फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है, 41% स्टेट को देना है और 59% अपने पास रखना है। तो इस तरीके से डिवीजन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे हल्का सा बस। इसके अलावा मेजर स्कीम्स देख लेते हैं। एक है बायो फार्मा शक्ति। बायो फार्मा शक्ति क्या कहती है कि हेल्थ केयर के अंदर, ये हेल्थ केयर की स्कीम है, ठीक है। हेल्थ केयर के अंदर क्या करेंगे, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले याद कर लेंगे, क्या है, बायो फार्मा शक्ति, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। शक्ति का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये क्या है, बायो फार्मा शक्ति, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे कि 110,000 करोड़ का इसके अंदर बजट, मैंने बजट दिया हुआ है, ठीक है, किस चीज के लिए, बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर फोकस रहेगा बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, NIPER यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेटअप किए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। 3 न्यू NIPER को सेटअप किया जाएगा और 7 जो पुराने हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। एक ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है। सेमीकंडक्टर्स आप लोग समझते होंगे कि जो चिप्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर लगी होती है, उसको बेसिकली बोला जाता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर अब आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय के लिए, चाहे हमको डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने हो, उसके लिए क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर। हमको इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने हो, क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर। हमको कोई भी एडवांस एआई बनाना हो, क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर। डेटा सेंटर बनाना हो, सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने हो, ईवीज बनाने हो, सेमीकंडक्टर। तो हर चीज के अंदर क्या लग रहा है, सेमीकंडक्टर लग रहा है। तो सरकार ने 3 स्कीम इसके लिए चलाई है। एक तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चालू हो चुका है, पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा था, अब 2.0 चालू हो चुका है। इसके अंदर क्या करेंगे कि सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स मटेरियल को और सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम है, इसके अंदर भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इससे बढ़ेंगे। और उसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेयर अर्थ कॉरिडोर। रेयर अर्थ कॉरिडोर क्या है, और पहले सबसे पहले ये समझेंगे रेयर अर्थ क्या है। रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिससे क्या बनता है, जिससे सेमीकंडक्टर बनता है, बैटरी बनती है, जैसे लिथियम आयन हो गया, तो उससे लिथियम आयन बैटरी बनती है ना, जिसके अंदर हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं, जो आपके घरों के अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है, या गाड़ी के अंदर जो बैटरी लगी हुई है जिससे वो स्टार्ट होती है,
या स्कूटी के अंदर जो बैटरी लगी है, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर जो बैटरी लगी है, वो कौन सी बैटरी है? वो लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, लिथियम आयन हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी बहुत सारे, लगभग 30 के आसपास क्या है इंडिया ने डिक्लेयर किए हुए हैं रेयर क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स, उसके अंदर रेयर अर्थ भी आता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके लिए क्या कॉरिडोर बनाया है, कौन से जो मिनरल रिच स्टेट है, इन स्टेट्स का नाम डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से रेयर अर्थ कॉरिडोर है। रेयर अर्थ कॉरिडोर के अंदर उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, क्या है क्या? OKAT। तो कैसे याद रखेंगे? देखो बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही हमारे लिए, है ना, रेयर अर्थ कॉरिडोर। ठीक है ना, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? अगर हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो 90% सप्लाई चेन और 60% रिफाइनरी चाइना कंट्रोल करता है। ठीक है, चाइना के ऊपर डोमिनेंस, चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए हम लोगों ने ये मिशन शुरू किया है। ठीक, अब ये सरकार के लिए क्या है? सरकार के लिए एग्जाम है। ये सरकार के लिए क्या है? सरकार के लिए एग्जाम है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एग्जाम है इस टाइम पे। रेयर अर्थ मिनरल्स के जो सप्लाई चेन है और उसकी रिफाइनरी जो है, उसका डोमिनेंस चाइना के ऊपर से कम करना। ठीक है, एग्जाम है तो एग्जाम देने के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं तैयारी करने? कोटा। ठीक है, कोटा जाते हैं। तो केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोटा से याद रखेंगे क्या है? कोटा है रेयर अर्थ कॉरिडोर। जितनी कहानी सुनाई है इसके अलावा केमिकल पार्क, डेडिकेटेड डेडिकेटेड केमिकल पार्क शुरू करेंगे, जिसके अंदर अगर कोई केमिकल प्रोडक्शन करना चाहता है तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल होगी, आप जाओ अपना केमिकल प्रोडक्शन शुरू करो। ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज कहीं पे भी आपको क्लियरेंसेस के लिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए और परमिशन के लिए दौड़ना नहीं। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट से जो स्कीम है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम। ठीक है, एक तो ये है CIP की स्कीम, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम इसके अंदर है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है कि यहाँ पर कुछ लगभग 17-18 नोडल मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे वो शिप्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, चाहे वो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज है, चाहे रोड्स हैं, चाहे ट्रेन है, एयरपोर्ट्स है, इन सबको क्या करेंगे? इंटीग्रेटेडली डेवलप करेंगे। नहीं तो अक्सर हमारे देश में देखा जाता है ना कि रोड बन गई, पाइपलाइन डालना भूल गए थे साहब, तो अब फिर से खोदेंगे, फिर डालेंगे, फिर रोड बनाएंगे, फिर उसके बाद याद आएगा कि अरे सीवर तो डालना ही भूल गए, तो फिर सीवर डालने के लिए खोदेंगे। तो क्या करेंगे जिससे कि तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और वो ऐसा ना हो कि बार बार उसको बनाना पड़े, इसलिए क्या करेंगे सभी नोडल मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करके यहाँ पर प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उसके अलावा कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, इसके अंदर 10,000 करोड़ सरकार ने दिया है। कंटेनर वो जो एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग देखते हैं ना, शिप्स के अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो CAD घटेगा। ठीक है, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल फाइबर स्कीम इस साल लॉन्च की है। नेशनल फाइबर स्कीम किस लिए? सिल्क हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, मैन मेड फाइबर्स हो गए, यानी कि जिस फाइबर से हम लोग कपड़ा बनाते हैं वो वाले फाइबर्स के लिए। टेक्सटाइल एक्सप्रेशन एंड एनवायरमेंट स्कीम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ये ट्रेडिशनल क्लस्टर्स जो है, जैसे बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, वहां पर क्या है ट्रेडिशनल क्लस्टर्स हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है? उनको मॉडर्नाइज करने के लिए टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ताकि वहां पे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल सके और क्या हो उसका एक्सपेंशन। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम है टू सपोर्ट वीवर्स एंड आर्टिजन्स। ठीक है, इसके अलावा टेक्स इको इनिशिएटिव है, ये भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा समर 2.0 है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम के लिए, स्किल के लिए है समर 2.0। ठीक है,
उसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क इन चैलेंज मोड बनाए जा रहे हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। उसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन खादी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड स्कीम्स है, इनको हल्का सा ध्यान रख लीजिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है, एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए इनको सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो है वो आप लोगों को पता है, उसके अंदर फंड डाला गया 2000 करोड़ का। ये फंड याद करने की जरूरत नहीं है कहाँ पर कितना डाला गया, ठीक है, बस आपको स्कीम पता होना चाहिए किस चीज के लिए स्कीम है ये पता होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा और आप लोग रिसर्च करेंगे तो इसके अंदर आप लोग याद कर सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम चल रही है, ठीक है। इसके अलावा एसएमई ग्रोथ स्कीम है, एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ग्रोथ के लिए स्कीम है, लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए स्कीम है, ठीक है, ये तीन स्कीम है एमएसएमई के लिए। और कॉर्पोरेट मित्र, कॉर्पोरेट मित्र किसके लिए, कॉर्पोरेट मित्र है सीए वगैरह, तो उनके जो इंस्टीट्यूट है उनके इंस्टीट्यूट को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, ठीक है, किस लिए, विल डिजाइन शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्सेज टू क्रिएट कॉर्पोरेट मित्रास, ठीक है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जो है वहां पर आईसीएआई जो है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट और कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, उन दोनों के लिए, ठीक है, ख्याल रखेंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड एक है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए गारंटी फंड क्रिएट किया है सरकार ने, जिससे कि उसको क्या मिलेगा, अगर उसमें कुछ नुकसान होता है तो वहां से उसको फंड मिल सकते हैं। या डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर याद रखेंगे, नया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया है दनकुनी, अभी अनाउंस किया है, दनकुनी से ईस्ट टू सूरत। दनकुनी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से ईस्ट के ईस्ट तक आएगा सूरत तक, सूरत कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है, याद रखेंगे। नेशनल बॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल वाटरवेज, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 20 नए नेशनल वाटरवेज क्या किए हैं अगले 5 साल में ऑपरेशनलाइज करने के लिए अनाउंस किए, ठीक है। उसके अलावा नेशनल वाटरवेज 5 उड़ीसा के अंदर जो है, जो कनेक्ट करेगा किसको, तालचर, अंबुल, कलिंगा और प्रदीप और धमरा, इन 5 डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा नेशनल वाटरवे 5, ठीक है। इसके अलावा कार्गो कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम है, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के अंदर इनलैंड वाटरवेज का शेयर, इनलैंड वाटरवेज जैसे कि जो इनलैंड जो अभी हम लोग वाटर हाईवेज की बात, वाटर नेशनल वाटरवेज की जो बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो नेशनल वाटरवेज वो इंटीग्रेट करेंगे किसके अंदर, जो हमारे पोर्ट्स है, ताकि क्या हो सके, ताकि यहाँ से जैसे हम लोगों को सामान भेजना है, कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए पहले पोर्ट तक पहुंचाना पड़ेगा, चाहे तो कांडला या मुंद्रा पोर्ट या मुंबई पोर्ट या उधर वेस्ट बंगाल या उधर चेन्नई पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद वो शिप में लोड होकर एक्सपोर्ट होगा। तो उसके लिए क्या क्या चीज कर रही है सरकार, कि वाटर बेस, नेशनल वाटर बेस डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि सामान जा सके। अभी 6% से टारगेट रखा है कि 2047 तक, यानी कि विकसित भारत 2047 का जो टारगेट है तब तक क्या कर देंगे, 12% क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। 12% जो सामान जा रहा है अंदर से, मतलब इनलैंड जो सामान जा रहा है इनलैंड से पोर्ट तक, उस वो कैसे जाए, 12% वाटर बेस से जाने लगे, ठीक है। इसके अलावा सी प्लेन बीजीएफ, बीजीएफ स्कीम है। सी प्लेन आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे प्लेन होते हैं, जिसमें कि बोर्ड को कनेक्ट किया जाता है इससे, जैसे ये पानी के ऊपर चलते हैं, सी प्लेन इसलिए इनको बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मॉरिशियस के अंदर, और मॉरिशियस या मालदीव, हाँ मॉरिशियस के अंदर, मॉरिशियस के अंदर क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड्स, तो उनको कनेक्ट करने के लिए उन्होंने सी प्लेन बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है सी प्लेन का, तो आपस में वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत इजीली कनेक्टेड, ठीक है। तो उसी चीज को, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, पोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपस में, और साथ में जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, इनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सी प्लेन बीजीएफ स्कीम है। हालांकि ये स्कीम पहले से चलती आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि उड़ान स्कीम, जिसके अंदर मोदी जी ने लॉन्च करते हुए कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ेगा,
लॉन्च करते हुए कहा था, याद है आप लोगों को? वो है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो उस स्कीम के अंतर्गत ये है सी प्लेन बीजीएम, ठीक है। एनर्जी एनर्जी को ध्यान में रखते हुए एक CCUS यानी कि कैप्चर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम निकाली है सरकार ने। इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े वो प्लेन्स लगे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। तो क्या करेंगे, जैसे ये कोई फैक्ट्री है ना, ये कोई फैक्ट्री है मान लो, इसके अंदर चीजें बन रही हैं और इसके ऊपर ये चिमनी लगी हुई है जिसमें से कि बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। और ये क्या करता है, पॉल्यूट करता है। इसके अंदर कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 दोनों ही, ठीक है। CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन वाली है, ठीक है, पॉल्यूटेंट। उसके लिए क्या करेंगे, चिमनी के ऊपर एक कार्बन कैप्चर सिस्टम लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो वहीं पर कार्बन को कैप्चर कर लेगा, एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देगा। इस कार्बन को कैप्चर करके क्या करेगा, इस कार्बन को कैप्चर करके ये भेज देगा। इसके दो यूज हो सकते हैं। पहला, इससे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे ईंटें, ब्रिक्स, ब्रिक्स बनती हैं कार्बन की, तो ब्रिक्स बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे आइटम्स कार्बन से बनाए जा सकते हैं। और दूसरा, अंडरग्राउंड स्टोरेज, अंडरग्राउंड स्टोरेज करना, और बाद में कभी यूज करना हो तो यूज कर लेंगे उसको। ये तो अंडरग्राउंड स्टोर रहेगा तो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा, हमारी सांसों में नहीं आएगा वो कार्बन। तो उसके लिए स्कीम, ठीक है, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने निकाला है। कितने रुपए निकाले याद रखना जरूरी है, स्कीम क्या है याद रखना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा कस्टम्स सपोर्ट फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कस्टम सपोर्ट देने की बात की है। बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन एक्सटेंडेड फॉर कैपिटल गुड्स यूज्ड इन लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग। लिथियम आयन सेल के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब हम लिथियम आयन सेल बनाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेबल होंगे। इस टाइम पे इंडिया के सामने जो समस्या है वो क्लीन एनर्जी बनाने की नहीं है, वो क्लीन एनर्जी बनाने की नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अगर आप देखें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है किस चीज की, नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बनाने की, वो 50% बन चुकी है। जबकि ये टारगेट हमारा 2030 का था, हमने 2025 में पूरा कर दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से मात्र 14 से 15% बिजली ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रिड की कनेक्टिविटी नहीं है, ग्रिड उतने अपग्रेडेड मॉडर्नाइज नहीं है कि उस एनर्जी को तो स्टोर करके आगे ट्रांसमिट कर सके। ये सारी समस्याएं हैं देश के सामने, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए लिथियम आयन सेल्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। अब इस जैसे ये जो समस्या है ना कि हम लोग ट्रांजिट नहीं कर सकते, ट्रांजिट ना कर पाने का एक और सॉल्यूशन ये है कि इसको स्टोर कर, बेस न है। जैसे मैंने घर के ऊपर मान लो एक सोलर पैनल लगाया है, ठीक है, उससे जो एनर्जी बन रही है, मैं भले ही उसको ट्रांजिट नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मैं उसको स्टोर कर ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा भी सब लोग स्टोर करेंगे तो क्या होगा कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, नेशनल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे कि हम एनर्जी में दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग। तो क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों से मैंने डिस्कस किया क्रिटिकल मिनरल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, उससे लिथियम आयन भी क्रिटिकल मिनरल है, कोबाल्ट है ना, तो बहुत सारे मैग्नीशियम है, मैग्नेसाइट है, 30 के आसपास है। एग्जिस्टिंग बीसीडी एग्जेम्पशन ऑन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा एक्सटेंडेड 2030। और इसके साथ ही रिवाइज कर लीजिएगा शांति, शांति है, ठीक है। शांति एक्ट मैंने आप लोगों को पिछले उसमें PDF में आप लोगों को मिल जाएगा। तो शांति एक्ट यहाँ से कनेक्ट होता है, इसको रिवाइज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जो लोगों के घरों के ऊपर 50% सब्सिडी देके सोलर पैनल लगवाए जाते हैं उसके लिए। इसके अलावा PM कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये किस लिए है, ये जो सोलर पंप्स होते हैं,
जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसान क्या करते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं, वहां पे पंप से पानी लाते हैं और फिर अपने इरिगेशन करते हैं। तो वो पंप को चलाने के लिए क्या यूज करते हैं, बिजली का यूज करते हैं, है ना। तो वहां पर क्या क्या यूज कर सकते हैं, पीएम कुसुम। पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसके अंदर सोलर पंप्स को लगाया जाता है जिससे कि वो बिजली यूज ना हो वहां पर, और जब सोलर पंप नहीं चल रहा है उस समय बिजली बना के किसान उसको बेच भी सके। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बन डेवलपमेंट एंड सिटी इकोनॉमिक्स को लेके एक तो सिटी इकोनॉमिक्स को लेके एक तो सिटी इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। 5,000 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन किया गया। याद रखिए कौन कौन से कॉरिडोर बन रहे हैं, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहे हैं इंडिया के अंदर। कौन कौन से, मुंबई से पुणे, फिर पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, फिर चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी। ठीक है, दिल्ली से बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। दिल्ली से बनारस, बनारस सिलीगुड़ी एग्जिस्टिंग है। मुंबई पुणे वाला बन रहा है, पुणे हैदराबाद है, हैदराबाद बेंगलोर है। तो ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए, पूछ सकते हैं कि कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है भारत विस्तार। भारत विस्तार यानी कि इसका फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी कि कैसा है, ऑनलाइन है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एग्री स्टेप पोर्टल्स जो है उनको इंटीग्रेट करेंगे सिक्स से आईसीएआर। ठीक है, तो एआई सिस्टम है, बस याद रखेंगे एआई का विस्तार। ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा एआई इंडिया ने लॉन्च किया है या भारत सरकार ने लॉन्च किया है, तो भारत विस्तार। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को इस बजट के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, जैसे कोकोनट हो गया, सैंडलवुड हो गया, कोकोआ हो गया, कैशू हो गया, तो इन सबको प्रमोट करने के लिए तो कोकोनट प्रमोशन एक स्कीम है। इसके अलावा 500 रिजर्वायर्स यानी कि अमृत सरोवर बनाने की बात है। अमृत सरोवर किस लिए है, अमृत सरोवर वाटर को कंजर्व करने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर एंड अमृत सरोवर। पीएम अमृत स्कीम है किस लिए, अमृत स्कीम, अमृत स्कीम, अमृत धरोहर, अमृत धरोहर स्कीम वो है वेटलैंड्स के लिए, जिसके लिए रामसर साइट्स है, सेम के लिए इंडिया की स्कीम है अमृत धरोहर। ठीक है, इसके अलावा पीएम किसान, पीएम किसान है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सम्मान निधि योजना के अंदर 2,000 रुपए की 3 किस्तें साल भर में दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, पीएम आशा स्कीम याद रखेंगे, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये पीडीपीएस स्कीम है। पीडीपीएस क्या होता है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम मतलब सरकार क्या जारी करती है फसल खरीदने के लिए, एमएसपी जारी करती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई इतने में तो हम खरीद ही लेंगे। लेकिन सरकार के पास सिर्फ खरीदने की समस्या नहीं है, उसको स्टोर करने की भी समस्या है, तो स्टोरेज भी चाहिए, भंडारण भी चाहिए। अब भंडारण भी बचाना है और किसान को भी सपोर्ट करना है, तो उसके लिए ये स्कीम निकाली है पीएम आशा। क्या है ये स्कीम, कहते हैं कि एमएसपी पे अगर आपका सामान नहीं बिक पा रहा मार्केट के अंदर, आप एमएसपी पे नीचे बेच दो और जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा वो हम पे कर देंगे। मान लो सपोज मैंने गेहूं उगाया वीक, और एमएसपी सरकार ने इस पे जारी करी 1,200 रुपए पर क्विंटल। ठीक है, मार्केट रेट जो है, मार्केट रेट मुझे 1,100 मिल रहा है, 1,100 रुपए, मैंने 1,100 रुपए में बेच दिया, तो कितना डिफरेंस रहा, 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए पर क्विंटल मुझे गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टोरेज को बचाने के लिए, और इसके अंदर 40% ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, गेहूं के लिए नहीं है, ऑयल सीड जो होता है उनके प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, या लोगों को ये गरीब कल्याण अन्न की आप लोगों को याद रखनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि 5 किलो अनाज हर व्यक्ति हर महीने सरकार देती है, कितने लोगों को, 81.35 करोड़ बेनिफिशियरी दे सके। और इसके अंदर
दो स्कीम और है, एक तो अंत्योदय अन्न योजना है। अंत्योदय अन्न योजना क्या कहती है, जो पुअरेस्ट फैमिलीज हैं उनको 35 केजी पर फैमिली पर मंथ अनाज देने की बात है। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड, प्रायोरिटी हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करके उनकी बेस इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से ये अंत्योदय अन्न योजना दी जाती है। 35 किलो वाली, ठीक है। 5 किलो वाली कौन सी है? 5 किलो वाली है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। एक जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन के अंदर 55 लीटर पर डे पोर्टेबल वाटर पर हाउस होल्ड पहुंचाने का सरकार का वादा। कितना? 55 लीटर पर कैपिटा। पर कैपिटा यहाँ पर कैपिटा पर डे का हिसाब कैसे है? हाउस होल्ड से है, पर पर्सन से नहीं है। ऑफ पोर्टेबल वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। प्राइमरी टारगेट के इनका फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि जो इनका नारा भी है, जल जीवन मिशन का नारा भी है क्या? हर घर नल से जल। हर घर क्या? नल से जल पहुंचाने का इनका वादा है। तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन सबको देना, ठीक है। टाइमलाइन इसकी एक्सटेंड कर दी गई है 2028 तक इसको पूरा करने की बात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर आप लोगों को पता ही है कि जो ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया है उसके अंदर मकान बनाने की इसके अंदर योजना। मनरेगा को चेंज करके बीबीजी रामजी कर दिया गया है। बीबीजी रामजी का फुल फॉर्म बताएगा तो? अब बताओ, बीबीजी रामजी का फुल फॉर्म बताओ आप लोग। सुमित जी। रितु जी। यस सर। बीबीजी रामजी का फुल फॉर्म बता सकते हो? जब मनरेगा आया था ना तो एग्जाम में बहुत इसके फुल फॉर्म पूछे गए थे, मनरेगा का क्या फुल फॉर्म है। सर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। बताओ पूरा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, बीबी जी राम जी, ठीक है। इसके अंदर क्या गारंटी दी गई है, क्या चेंज किया गया है मनरेगा से, क्या आना गया इसके अंदर? मनरेगा में और इसमें क्या अंतर है, कोई बता सकता है मेरे को? पूछा ही जाएगा एग्जाम में, और ये तो आप लोगों का फोटे होना चाहिए। पॉलिसी, सरकारी योजनाएं, लॉ स्टूडेंट्स है ना हम लोग। हाँ जी सुमित जी। सर मनरेगा में 100 दिन का काम गारंटीड मिलता था, इसमें बढ़ा के उसे 125 दिन कर दिया। बहुत बढ़िया। यानी कि मनरेगा और बीबीजी का 100 दिन 125, और क्या अंतर है? सर फंडिंग को डिवाइड कर दिया, पहले मनरेगा में तो 100% लगभग फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। हंड्रेड वी राम परसेंट जी में से रेशियो में डिवाइड कर दिया 60:40 में। 60:40 फॉर सभी स्टेट्स के लिए, और 90-10 इसके लिए, हिल स्टेट्स के लिए, हिली स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स के लिए, ठीक है। और कोई अंतर? और कोई अंतर? रितु जी, सोनिया जी, और कोई अंतर नहीं है? सर मनरेगा में तो खुदाई मिट्टी वाला काम, तालाब जैसे काम आ गए थे। अनएक्सपेक्टेड, यस सर। अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। और सर इसमें ग्रामीण बुनियादी जो जलवायु वगैरह थे, इस चीज के काम बताए गए थे। स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा यहाँ पे, यस सर। मार्केट वगैरह को भी वो किया गया था सर। ठीक है। और कोई? ये डिमांड बेस्ड, डिमांड बेस्ड यानी कि जहां पर डिमांड होगी वहां रोजगार दिया जाएगा, जितनी डिमांड होगी उतना रोजगार दिया जाएगा। ये बजट बेस्ड है। बजट बेस्ड यानी कि जितना बजट होगा उतना काम देंगे। और सप्लाई बेस्ड, जहां काम होगा वहां काम देंगे, ठीक है।
ये माइग्रेशन को रोकने के लिए, इसका मेन मकसद ही माइग्रेशन को रोकना था। लेकिन सरकार अब क्या कह रही है कि हमारे यहाँ सोशोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन, यानी कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं रही है, इसलिए हम इस चीज को खत्म कर, ठीक है। ऐसा सरकार का कहना है, हालांकि समस्या खत्म हुई है या नहीं हुई है वो तो पता अभी आएगा ना, सेंसस 2027 पता चल जाएगा। चलो आप काम करती है ग्रामीण सड़क सड़क योजना है, आप लोगों को इसके बारे में बताइए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी और अभी भी इसके अंदर 19,000 करोड़ का सरकार ने एलोकेशन के याद रखना बहुत जरूरी नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। DNRL, DNRL क्या है? दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। क्या नाम है इसका पूरा? दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। आप लोगों ने मोदी जी के मुंह से सुना होगा लखपति दीदी बनाएंगे बहुत सारी, ये वही इसलिए, ठीक है, लखपति दीदी बनाएंगे। अब कह रहे हैं कि हम लखपति दीदी को डबल कर देंगे। क्या है? लखपति दीदी का मोबिलाइज SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर whose household achieves a variable, very creable, sustainable net income of 1 lakh or more per year। ऐसी लखपति दीदी जो साल में 1 लाख से ज्यादा कमा रही है, ठीक है। प्री शेड्यूल माइलस्टोन क्या था? 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की 2027 तक, वो पूरा हो गया है। और अब क्या मिशन बना दिया है कि 2029 तक 6 करोड़ कर देना है, ठीक है। याद रखेंगे 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मिशन है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। इसके अलावा कुछ नई चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शी मार्ट्स। शी मार्ट्स क्या है? लखपति दीदी यानी कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी ओन्ड रिटेल शॉप्स, ठीक है। द यूनियन बजट 26-27 इंट्रोड्यूस सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्ट्स, शी मार्ट्स। शी क्या है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्ट्स। These will act as specialized community-owned retail outlet managed by cluster-level federations to transit SHGs, self-help groups from simple credit-based tasks to competitive e-commerce and retail enterprise ownership। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको रिटेल शॉप दी जाएगी महिलाओं को, जिससे कि वो क्या कर सके, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा सके और ज्यादा पैसे कमा सके। इसके अलावा लोकोस एक्ट है, एक्ट डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, आती ही आती है। लोकोस एक्ट, ठीक है, लोकोस एक्ट डिजिटल आजीविका रजिस्टर है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद डिजिटल इंडिया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे किसके लिए ये शी मार्ट, इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, लखपति दीदी के लिए है। कौन सा है? लोकोस, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। और फिर सर्व शिक्षा अभियान जो पहले में चलता था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नेटवर्क था, तीनों को इंटीग्रेट करके क्या बना दिया है? समग्र शिक्षा अभियान बना दिया है। तो प्री स्कूलिंग इंटीग्रेशन, उसके अलावा राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी चीजें की गई है। इसके अलावा एक चीज याद रखेंगे, अपग्रेड एंड ट्रैक्स रेजिडेंशियल फैसिलिटी माया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फ्रॉम क्लास 6 to 12। तो किसके लिए ये? 6वीं से 12वीं क्लास तक की लड़कियों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, और गर्ल्स के लिए, ठीक है। हेलिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो डिसएडवांटेज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती है, उनके लिए है क्या है? रेजिडेंशियल फैसिलिटी, ताकि उनका स्कूलिंग के अंदर क्या बढ़ सके, पार्टिसिपेशन बढ़ सके, ठीक है। इसके अलावा पीएम पोषण, पीएम पोषण यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, तो शक्ति निर्माण के लिए भोजन तो जरूरी है ना। तो तिथि भोजन कंसेप्ट है। तिथि भोजन क्या है? मान लीजिए आज कोई त्योहार है और आप अपने आसपास के स्कूल के अंदर क्या करना चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि आप उनको न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करें, तो एक्सटेंसिवली एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी आप खास लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रू तिथि भोजन। This platform allows local citizens to organize and provide special, highly nutritious meals to children
ऑन की फैमिलियर ओकेजन्स और फेस्टिवल्स, त्योहारों पे, फैमिली ओकेजन्स पे, जो लोकली कुछ ओकेजन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन पे क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल थ्रेशोल्ड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्राइमरी स्कूल में जो प्राइमरी क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन, और अपर प्राइमरी के लिए 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम प्रोटीन, ये क्या है, ये बेंचमार्क है। ठीक है, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन क्या है कि स्कूल के अंदर ही किचन गार्डन बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि बाहर से एक तो सब्जी खरीद के लानी पड़ेगी। ठीक है, सब्जी अपने स्कूल में ही उगी हुई बच्चे खाएंगे, और इससे बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में जानने के लिए मिलेगा, साथ में न्यूट्रिशियस फूड भी मिलेगा, बिना पेस्टिसाइड्स का, बिना केमिकल्स का फूड भी मिलेगा उनको। ठीक है, इसके अलावा सोशल ऑडिट पिलर्स हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, उनको क्या करेंगे, उनको कवर्स diverse mix of public institutions managed by central, state and local bodies including KVs and नवोदय विद्यालय। इनको क्या करेंगे, 20 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, aim to upgrade and develop more than 14,500 schools across the country। 14,500 स्कूल बनाने की यहाँ पर बात है, केवी और नवोदय विद्यालय। ठीक है, ग्रीन स्कूल टेम्पलेट, जिसके अंदर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब एंड स्पोक मेंटरशिप, जिसके अंदर पीएम3 जो हमें स्कीम अभी पढ़ी, उसके अंदर आप बनाए जाएंगे, जिससे कि मेंटरशिप टू नेबरिंग स्पोक स्कूल्स। ठीक है, पेडागोगिकल शिफ्ट क्या होता है, फोकस हेवीली ऑन रिप्लेसिंग जो हमारी रॉट लर्निंग है, जो हम लोग रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, उसको रिप्लेस करेंगे किससे, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग से, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किससे, स्मार्ट क्लासरूम, लैंग्वेज लैब, अटल टिंकरिंग लैब। तो अटल टिंकरिंग लैब्स भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अटल टिंकरिंग लैब्स के अंदर 10 लाख रुपए सरकार दे रही है कि अटल टिंकरिंग, टिंकरिंग मतलब कि जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं वो बच्चे, है ना, फेल भी हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टिंकरिंग, सोचना। तो टिंकरिंग लैब्स खोलने की बात है, 10 लाख रुपए सरकार दे रही है अटल टिंकरिंग लैब्स को सेटअप करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके अंदर क्या करेंगे, डेवलप है rigorous data driven monitoring platform specifying strict key platform indicators to evaluate shifting learning outcomes over time। तो इसके अंदर जो shifting learning, जो लर्निंग का आउटकम बदलेगा, उसको मॉनिटर करने के लिए ये फ्रेमवर्क SQAF बना है। ठीक है, इसके अलावा पीएम पूषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, हायर स्टडीज के लिए उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके अंदर जो NEP 2020 है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हायर स्टडीज के अंदर ये वाली स्कीम बनाई गई। ठीक है, प्रायोरिटी फिल्टर क्या है, फोकस डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि फोकस डिस्ट्रिक्ट से ऊपर ही यहाँ पर पैसा खर्चा किया जाएगा। कोई भी स्टेट जो है वो अपने यहाँ से ज्यादा से मतलब 5 या फिर 50%, जो भी ज्यादा हो। अगर 10 से कम डिस्ट्रिक्ट है किसी स्टेट के अंदर, तो 5 डिस्ट्रिक्ट वो नोटिफाई कर सकता है, कैसा, फोकस स्टेट, फोकस डिस्ट्रिक्ट की तरह। और अगर ज्यादा है तो 50%, 20 है तो 10 कर सकता है, 30 है तो 15 कर सकता है, कैसे, फोकस डिस्ट्रिक्ट की तरह नोटिफाई कर सकता है। फिर वहां पर क्या किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाएगा, वहां पे पीएम ऊंचा स्कीम चलाई जाएगी, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, सिलेक्शन डिजाइन हेवीली ऑन डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले, किस डिस्ट्रिक्ट को चूज किया जाएगा जिसका जीडीपी रेशो कम है और पुअर जेंडर पैरिटी इंडिकेटर्स कम है, खराब है उसके, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिस जहां पर ज्यादा है, बॉर्डर एरिया पड़ रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी आइडेंटिफाई किया सरकार ने। ठीक है, जो कि कमजोर है उसके लिए भी यहाँ पर बजट निकाला है। पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई को अपग्रेड करने की यहाँ पर स्कीम है। तो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा पीएम इंटर्नशिप स्कीम है,
21 से 24 साल तक के बच्चों के लिए है। पहले 21 से 24 साल तक के बच्चों के लिए थी, इसी बजट में चेंज किया गया है, 18 से 25 साल किया गया है, क्योंकि पीएम इंटर्नशिप स्कीम सरकार ने चलाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों को एनरोल ही किया है, लेकिन बच्चे क्या है, इंटर्नशिप लेने जा ही नहीं रहे। दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है? पहले तो स्कीम चल रही है, इसकी जैसे कई बार सरकारें बोल देती हैं या बहुत सारे नेता बोल देते हैं, जैसे योगी जी ने बोला था कुछ साल पहले कि हमारे यूथ के अंदर स्किल नहीं है, इसलिए उसको जॉब नहीं मिल रही, और जॉब तो बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि यूथ के अंदर स्किल नहीं है। ये कहा था ना, याद है आपको? नहीं भी याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कहा था योगी जी ने। ठीक है, अब स्किल को डेवलप करने के लिए, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी को डेवलप करने के लिए क्या करा सरकार ने? पीएम इंटर्नशिप स्कीम निकाली, ताकि जो बच्चे 12th क्लास या 10th क्लास पढ़ चुके हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बच्चे क्या कर सके? इंडस्ट्रीज में जाके इंटर्नशिप कर सके, ताकि जब वो पास होके निकले तो क्या हो, तब वो एम्प्लॉयमेंट रेडी हो सके उस समय पर। ठीक है, तो एज ब्रैकेट को यहाँ बढ़ाया गया है, 21 से 24 साल तक, 18 से और 25 साल तक की कर दी गई है। उसके अलावा मास्टर डिग्री जो कर रहे थे पहले वो लोग पास है, और मास्टर डिग्री जो कर रहे हैं उन लोगों को भी इसके अंदर लायक है। जिन लोगों को नहीं मिलेगी, जिनके घर में कोई भी व्यक्ति है जिनके इनकम 8 लाख से ऊपर है फाइनेंशियल ईयर की, तो उनको इस स्कीम के अंदर मौका नहीं मिलेगा। फ्लेक्सिबल टाइम लाइन बनाई है, पहले 6 से 9 महीने की थी, अब 12 महीने का पायलट मैंडेट भी यहाँ पर लाया गया है। एनहेंस मंथली स्टाइपेंड बढ़ाया गया, पहले 5,000 रुपए दे रही थी सरकार, अब 9,000 दे रही है। उसके अलावा 6,000 वन टाइम दे रही है, ताकि वो लोगों को लुभा सके इस स्कीम में एनरोल करने के लिए, क्योंकि लोग एनरोल नहीं कर रहे। एक ये स्कीम है, वन गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर समग्र शिक्षा अभियान इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत क्या करना है? सखी निवास वर्किंग विमेन हॉस्टल के तर्ज पे बनाना। ठीक है, पैरेलल बनाना है इसके। सखी निवास वर्किंग विमेन हॉस्टल जो होते हैं, उसी के तर्ज पे क्या बनाना है? वन गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अलावा आयुष्मान भारत, पीएमजे आप लोग जानते ही हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का क्या मिलता है? कवर मिलता है। अगर कोई भी आप लोगों को हॉस्पिटल में इलाज कराना है तो वहां पर आप करा सकते हैं। लेकिन किन लोगों को मिलेगा? पहले तो सोशो इकोनॉमिक आप वो देख लीजिए क्या कहता है। इट रैंक्स रूरल हाउसहोल्ड बेस्ड ऑन 7 स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स। जिनके पास ये इंडिकेटर्स हैं उन्हीं को मिलेगा। पहला, हाउसहोल्ड विद ओनली वन रूम हैविंग कच्चा वॉल एंड कच्चा रूफ, छत कच्ची दीवार कच्ची एक कमरा, उसको मिलेगा। हाउसहोल्ड विद नो एडल्ट मेंबर एजेड फ्रॉम 16 टू 59, 16 से 59 साल का कोई एजेड मेंबर, एडल्ट मेंबर नहीं है। फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड है, नो एडल्ट मेल मेंबर एजेड 16 टू 59। हाउसहोल्ड विद डिसेबल्ड मेंबर्स एंड नो एबल बॉडीड एडल्ट मेंबर। ठीक है, डिसेबल्ड मेंबर है, कोई एबल बॉडीड मेंबर नहीं है, एडल्ट नहीं है कोई। SC/ST हाउस होल्ड है। नो लिटरेट पर्सन अबव 25, 25 साल से ऊपर का कोई लिटरेट पर्सन नहीं है घर के अंदर। लैंडलेस हाउस होल्ड डिराइविंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम मैनुअल कैजुअल लेबर। जो लैंडलेस है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है और कैजुअल लेबर करके मजदूरी करके वो अपना घर चला रहे हैं, तो उनके लिए ये स्कीम। ठीक है, इसके अलावा कौन लोग डिस्क्वालीफाइड है? जो जिनके पास मोटरसाइकिल है, चाहे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, गाड़ी है, और या फिशिंग बोट भी है, तो भी वो लोग पीएम किस कौन सी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? पीएमजे। पीएमजे यानी कि जन आरोग्य योजना। ठीक है, के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जिसके पास है और उसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपए से ऊपर की है। किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं जो खरीद सकते हैं, उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। तो जिसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 से ऊपर हो जाएगी उसको नहीं मिलेगा। एनी हाउस होल्ड मेंबर हु इज रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, और 10,000 पर मंथ से उसकी सैलरी ज्यादा है, तो वो क्या है? वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। पेइंग प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हो या इनकम टैक्स दे रहे हो तब भी आप नहीं कर सकते। आपके घर में फ्रिज है, लैंडलाइन फोन है, तब भी आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है पीएमजे के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन किया गया है कि 70 साल से ऊपर के अगर आप हैं
तो ये सारी क्राइटेरिया आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। आप किसी भी क्राइटेरिया को सॉल्व करते हो। यूनिवर्सल कवरेज टू ऑल सिटीजन एजेड 70 एंड अबव, 70 साल से ऊपर, आपका कौन सा कार्ड बनेगा? आयुष्मान वे वंदना कार्ड। आयुष्मान वे वंदना कार्ड बनेगा बुजुर्गों के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑपरेशनल कैसे होता है? आंगनबाड़ी के थ्रू, आशा वर्कर के थ्रू, ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है। उन लोगों के लिए भी ये सारी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको भी पीएमजे के अंदर इंक्लूड किया गया, उनको भी यहाँ पर इलाज मिलेगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसके अंदर आयुष्मान भारत उसको डिजिटलाइज करना सारी चीजों को। ठीक है, इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। ठीक है, ये किस लिए है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने के लिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसको बोलते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेटअप करने के लिए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, जहाँ पे आपकी पैथोलॉजी लैब होगी, टेस्टिंग होगी फ्री में, सरकारी। इसके अलावा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, तो हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे जहाँ पर 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, जिस जिस जगह पर, वहां पर इस तरीके के हॉस्पिटल खोले गए। इसके अलावा एक ये स्कीम है निम्हांस 2। निम्हांस 1 चल रही थी अभी तक, अब निम्हांस 2, मेरठ के अंदर निम्हांस है और ये निम्हांस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है। तो ये किस लिए है? मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, न्यूरो साइंस के लिए। ठीक है, तो रांची और तेजपुर में खोले जाएंगे 2 इंस्टीट्यूट। ठीक, इसके अलावा आयुष, आयुष किस लिए है? आयुर्वेदा, ए से आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, और एस से है होम्योपैथी। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए क्या है? आयुष मंत्रालय खुला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टैब्लिश करने के लिए बजट पास इस साल सरकार ने किया है। ठीक है, इसके अलावा देखो, विमेन सेंट्रिक और चाइल्ड सेंट्रिक कौन कौन सी स्कीम्स है? आंगनबाड़ी है। ठीक है, तो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। सक्षम आंगनबाड़ी, इसके लिए, इसके अंदर प्रेग्नेंट विमेन हो गई, छोटे बच्चे हो गए, एडोलेसेंट लड़कियां हो गई, लैक्टेटिंग मदर्स हो गई, जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो माएँ हो गई, तो उनको सही न्यूट्रिशन मिल सके, उन तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी। ठीक है, तो आंगनबाड़ी क्या है? हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। ठीक है, तो अम्ब्रेला इंटीग्रेशन है किसका? पोषण 2.0 के अंदर आंगनबाड़ी सर्विसेज का, पोषण अभियान का, और इसके अलावा स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, FAG जिसको बोलते हैं, 11 से 14 साल की लड़कियों के लिए जो सरकार न्यूट्रिशनल स्कीम चलाती है उसके अंदर। ठीक है, ये तीनों स्कीम को क्या किया गया? इंटीग्रेट कर दिया इसके अंदर, पोषण 2.0 के अंदर। तो पोषण अभियान, आंगनबाड़ी सर्विसेज और स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, ये सब किसके अंदर आ गई? पोषण 2.0 के अंदर आ गई। इसके अलावा मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति क्या कहता है? फ्लैगशिप अम्ब्रेला स्कीम डेडिकेटेड टू स्ट्रेंथन इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सोशल। इसके अंदर भी 3 स्कीम को क्या किया गया? इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, तो मिशन शक्ति के अंदर एक तो 2 को किया गया है, संबल है, संबल। संबल क्या है? वन स्टॉप सेंटर। इसके अंदर क्या होगा? वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशन होंगे जो कि स्पेस प्रोवाइड करेंगे आपको, किसके लिए? मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल, टेम्परेरी शेल्टर। जैसे कुछ महिलाएं हैं जो डिस्ट्रेस के अंदर है, उनके लिए, जिनके साथ क्राइम हो रहा है, जो क्राइम को फेस कर रही है, डिस्ट्रेस में महिलाएं, उनको क्या मिलेगा? मेडिकल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, टेम्परेरी शेल्टर दिया जाएगा रहने के लिए, तो सपोर्ट अंडर 1 मिलेगा। इसके अलावा विमेन हेल्पलाइन नंबर, जो आप लोगों को पता ही है, 188 24 आवर हेल्पलाइन नंबर है, तो उसको भी संबल के अंदर क्या किया गया? इंटीग्रेट किया गया। इसके अलावा बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, है ना, दोनों बार बचाओ बचाओ कर दिया मैंने, इतना भी नहीं बचाना, आजकल तो उल्टा ही है ना। खैर, नारी अदालत, उसके अलावा नारी अदालत को भी इसके अंदर क्या किया? इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा समर्थ स्कीम है। समर्थ स्कीम किस लिए है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो उसको इंटीग्रेट किया गया है। और इसके अंदर पहला अगर बच्चा पैदा हो रहा है किसी महिला को, तो 5,000 रुपए, अगर महिला लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, और दूसरा गर्ल चाइल्ड पैदा करने पे 6,000 रुपए सरकार देती है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अलावा शक्ति सदन, शक्ति सदन को इसके अंदर, यानी कि
जो सुधार जो है हम लोग देखते हैं और उज्ज्वला स्कीम देखते हैं, उसको उन दोनों को इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा सखी निवास जो है, सखी निवास स्कीम को और पालन को, पालन क्या है, क्रैच क्रैच स्कीम जो है सरकार की, जो आंगनबाड़ी के थ्रू ही क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है, इन दोनों को भी इसके अंदर समर्थ के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। कौन कौन सी होगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास और पालन, ये 4 स्कीम किसके अंदर आ गई, समर्थ के अंदर आ गई। और वन स्टॉप सेंटर, जिसके अंदर की ये सारी सुविधाएं है कि उसको साइकोलॉजिकल और मेडिकल, उसको लीगल हेल्प दी जा रही है, टेम्परेरी शेल्टर दिया जा रहा है। इसके अलावा विमेन हेल्पलाइन नंबर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, ये किसके अंदर आ गई, संबल के अंदर आ गई। ठीक है, तो इसको हल्का सा रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन से संबल के अंदर है, कौन से समर्थ के अंदर है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि मिशन शक्ति के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स है। ठीक है, मिशन शक्ति ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक संकल्प है, संकल्प क्या है, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। संकल्प क्या कहता है, एस्टैब्लिश एज डेडिकेटेड इंटरसेक्टोरल institutional hub spanning national and state district levels to bridge knowledge gap concerning public welfare access, public welfare access को लेके संकल्प है। ठीक है, संकल्प याद रखें। मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य क्या कहता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, जो क्या करती है, हेल्थ और हैप्पी चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। पीएम पीएम वन बंधु कल्याण योजना, वन बंधु कल्याण, वन बंधु कल्याण है, इसका मतलब किससे रिलेटेड है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है, उसको इसके अंदर कौन कौन सी इंटीग्रेट की गई है, इसकी पीएम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम, इसके अंदर क्या टारगेट है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ 36,428 विलेजेस फीचरिंग सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, जिसकी 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है और 500 से ज्यादा एसटी रेसिडेंट्स है वहां पर। तो वहां पर रोड, टेलीकॉम सर्विसेज, पानी की सुविधा, सैनिटेशन, ये सब पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है। ठीक है, जो किसके अंदर आ गई, पीएम वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना के अंदर ये अम्ब्रेला स्कीम हो गई, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम आ जाएगी। ये सब किसके लिए, वन बंधु, वन बंधु यानी कि जो आदि निवासी हैं यहाँ के, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है। ठीक है, इसके अलावा पीएम जनमन स्कीम है। पीएम जनमन क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिनको पीवीजीटी बोला जाता है, 75, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके आवास के लिए ये होता है पीएम जनमन। ठीक है, धरती आबा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा किसको बोला जाता है, कोई बताएगा मुझे, धरती आबा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धरती आबा किसको बोला जाता है। सर शेड्यूल ट्राइब्स को, ना ना, धरती आबा शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर एक फ्रीडम फाइटर हुए थे, उनको बिरसा बोला मुंडा। जाता है। उन, हाँ, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को बोला जाता है धरती आबा, यानी कि धरती के पिता, धरती के पिता है वो। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चले थे, फ्रीडम स्ट्रगल चली थी, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, कभी समय मिले तो पढ़ना जरूर। ठीक है, तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़ साइड जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, टीआरआई को यहाँ पर बढ़ाने की बात है। और एजुकेशन पाइपलाइन यानी कि आदिवासी शिक्षा ऋण योजना जो है, जो लोन वाली योजना है उनके लिए, उसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। इनको प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, सपोर्ट टू टीआरआई, टीआरआई यानी कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एजुकेशन पाइपलाइन के अंदर आदिवासी शिक्षा ऋण योजना। ठीक है,
इसके अलावा एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने की बात की गई है। एकलव्य मॉडल स्कूल क्या है? यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 6th से लेकर 12th क्लास तक के शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्कूल, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के अंदर यहाँ पर बनाने की बात है। इसके अलावा दिव्यांग जन कौशल योजना, यानी कि जो लोग दिव्यांग जन हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन लोगों के लिए आईटी सेक्टर के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के लिए अंदर जॉब्स को और ज्यादा इजी बनाना चाहिए। ठीक है, हर एक सेक्टर के अंदर। इसके अलावा टूरिज्म से रिलेटेड कुछ स्कीम्स है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोलने की बात कर रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी हम अपने बच्चों को क्या दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके। टूरिस्ट गाइड अप स्किलिंग स्कीम है। टूरिस्ट गाइड अप स्किलिंग स्कीम के अंदर क्या है, 10,000 गाइड्स क्रिएट किए जाएंगे, 10,000 गाइड्स बनाए जाएंगे 20 टूरिस्ट साइट्स के ऊपर, जिनको रखा जाएगा। और क्या करेंगे, टू बी ट्रेन थ्रू 12-week हाइब्रिड कोर्स इन कोलैबोरेशन विद IIM। तो IIM के साथ जब वो कोलैबोरेट करके ट्रेनिंग लेके आएंगे तो वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ठीक है। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, तो इसको क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है और हेरिटेज प्लेसेस हैं, उनको डिजिटलाइज करने के, डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। इसके अलावा खेलो इंडिया मिशन है, स्पोर्ट्स के लिए, आप लोगों को पता ही है ना। नॉर्थ ईस्ट, पूर्व पूर्वोदय, पूर्व का उदय। ठीक है, तो 5 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं पूर्वोदय स्टेट्स के तौर पर। कौन कौन से याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये 5 स्टेट्स। ठीक, एक ये बुद्धिस्ट सर्किट है, सॉरी सॉरी सॉरी। 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को दुर्गापुर और integrated East Coast Industrial Corridor with a well-connected road at दुर्गापुर। हाँ ठीक है। पूर्वोदय के अंदर क्या करेंगे, पूर्वोदय के अंदर जो दुर्गापुर है वहां से टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को भी प्रमोट किया जा सके नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है। इसके अलावा 6 स्टेट को आइडेंटिफाई किया गया है बुद्धिस्ट सर्किट की तरह। तो बुद्धिस्ट सर्किट पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 6 स्टेट है, याद रखेंगे कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय नहीं है, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय नहीं है इसके अंदर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 6 स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन कौन से, अरुणाचल, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। क्या है इसका फॉर्मूला, कैसे बन सकता है, M2A2S T, M2A2S T, M2 मिजोरम, मणिपुर, A2 अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और त्रिपुरा, M2A2S। ठीक है, याद रहेगा। किसी का कोई डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कुछ और इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जिनको हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी ये वाली स्कीम्स आप लोग प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत विषय याद हो सके, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को टेस्ट भी दूंगा कल, है ना। तो वो मॉक टेस्ट के अंदर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कल फुल मॉक टेस्ट रहेगा, जीएस का जितना भी जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम के अंदर, उसी तरीके से आएंगे। किसी का कोई डाउट, सुमित जी, रितु जी, सोनिया जी, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो ठीक है, फिर गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। कल तो नहीं